हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्प्लेंडिड एजुकेशन फील्ड। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बंध एवं उनकी आणविक संरचना के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th का, और अगर ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया तो क्लास 12th में भी इस चैप्टर की बहुत अहम भूमिका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 केमिस्ट्री का, जिसे रासायनिक बंध कहते हैं या आणविक संरचना। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये रासायनिक बंध होता क्या है। तो रासायनिक बंध का मतलब होता है कि हमारे पास दो या दो से अधिक परमाणु हों या दो या दो से अधिक अणु हैं, उन सब में आपस में जो कनेक्टिंग लिंक होती है, यानी जिसे हम बॉन्ड कहते हैं, जिससे कोई भी परमाणु या अणु एक दूसरे से अटैच रहता है या बंधा हुआ रहता है, और जिस चीज़ के द्वारा वो बंधा हुआ रहता है एक दूसरे से, वही हमारा रासायनिक बंध कहलाता है। तो इसकी डिफिनीशन हो जाएगी दो या दो से अधिक परमाणुओं के किसी आधार पर मिलने से यौगिक का निर्माण होना रासायनिक बंध कहलाता है। रासायनिक बंध कहलाता है। मतलब जब भी दो परमाणु आपस में जुड़ेंगे या दो अणु आपस में जुड़ेंगे और उनके जुड़ने से एक नए कंपाउंड का या यौगिक का निर्माण होगा, तो जिस चीज़ के द्वारा वो दोनों परमाणु आपस में जुड़े होंगे वही हमारा रासायनिक बंध कहलाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल है हमारा इसमें, जैसे हमारे पास साधारण नमक है, मतलब क्या, NaCl। तो यहाँ पर Na और Cl एक दूसरे के साथ परस्पर जुड़े हुए रहते हैं, और ये भी एक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, और वो हमारा रासायनिक बंध कहलाता है। इसमें और एग्जाम्पल आप कह सकते हो, हमारा वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा, इसमें भी बॉन्डिंग होती है, और हमारा मीथेन। आप ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो, क्योंकि सारे के सारे आपस में बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें तो हमारा एक परमाणु सोडियम हो जाएगा, दूसरा परमाणु क्लोरीन हो जाएगा। यहाँ पर एक परमाणु हमारा हाइड्रोजन, दूसरा हमारा ऑक्सीजन, यहाँ एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। ये सभी एक दूसरे के साथ बंध या बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, और उसी को हम रासायनिक बंध कहते हैं। अब एग्जाम्पल अगर हम ले लें इसका, तो एग्जाम्पल में हमारा क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये NaCl है। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ क्या है कि जो रासायनिक बंध है हमारा, इसके अप्लाई होने का दो रीज़न हो सकता है, यानी इस बंध के बनने के दो कारण हो सकते हैं। कौन कौन से? अगर इसके हम कारण की बात करें, यानी इसके हम रीज़न की बात करें, तो इसमें दो रीज़न हो सकते हैं। एक बहुत पुराना मेथड है और एक नया मेथड है। तो पुराने मेथड में क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी परमाणु जब आपस में किसी दूसरे परमाणु के साथ संयोग करता है तो अपने इलेक्ट्रॉन को या तो वो एक्सेप्ट करेगा या डिनोट कर देगा।
यानी डोनेट कर देगा, मतलब या तो वो ग्रहण करेगा या तो त्याग कर देगा। तो ग्रहण और त्याग करते हैं वो इसलिए क्योंकि उनको अपना अष्टक पूरा करना होता है। तो पुरानी थ्योरी के अनुसार जो कारण है हमारा, अगर पुरानी बात करें हम, मतलब हम अगर ओल्ड थ्योरी की बात करें तो ओल्ड थ्योरी में यही आता है अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए बंध का निर्माण होता है। कैसे होगा ये? हमारे पास एग्जाम्पल हमने ऊपर लिखवाया है आप लोगों को। हम मानते हैं कि हमारे पास क्या है, यानी Cl है। अगर इस NaCl को हम ब्रेक करेंगे तो हमारा Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। अब यहाँ पर ये प्लस में और माइनस में क्यों टूटा? तो इसका रीज़न क्या है, हमारा अष्टक नियम है, यानी ऑक्टेट रूल है। कैसे? अगर हम यहाँ बात करें तो पहले सोडियम को लेते हैं, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक हमारा कितना होता है, 11। और अगर इसको हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है इसका, तो हो जाएगा 2, 8 और 1। अगर हम इसमें बात करें तो ये जो परमाणु क्रमांक होता है ये प्रोटॉनों की संख्या होती है, लेकिन जो इनके ऊपर धनायन या ऋणायन आता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण आता है। अगर बात करेंगे सोडियम में हम इसके इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, क्योंकि ये सोडियम अभी यहाँ पर उदासीन अवस्था में है, तो ना ये किसी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होगा, यहाँ पर बराबर होगा। अब इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। बात करते हैं Cl की, तो Cl का परमाणु क्रमांक होता है 17, और अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो ये हमारा आएगा 2, 8 और 7। अब यहाँ पर बात करें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या यहाँ भी बराबर होगी, 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 17 हमारे क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। ये इतनी चीज़ें क्लियर हुई हैं आप लोग को। अब इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इन पे धनायन और ऋणायन यह जो आता है, तो कैसे आएगा। ये इतना तो क्लियर होगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन भी 11 है, क्योंकि उदासीन अवस्था में है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन हमारे 17 हैं, प्रोटॉन हमारे क्या हैं, 17 हैं। अब ये कैसे अपने अष्टक को पूरा करेंगे, आइए इस चीज़ को देखते हैं। तो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए ये क्या करेंगे कि जो हमारा Na था और दूसरा हमारा क्या था, Cl, ये कितना था हमारा, 2, 8 और 1, और ये कितना था हमारा, 2, 8 और 2। इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये किसी को अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के लिए ज़्यादा तत्पर रहेगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर बात करें क्लोरीन की, तो अपना ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं, बल्कि इसको 1 लेने में आसानी होगी। तो ये क्या करते हैं कि जो हमारा सोडियम है और जो हमारा क्लोरीन है, इस पे 1 इलेक्ट्रॉन है, और हमारे क्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देगा, और जैसे ही ट्रांसफ़र करेगा इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही ये एक्सेप्ट करेगा इसके ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सोडियम में अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगी, लेकिन प्रोटॉन की संख्या 11 ही रहेगी, क्योंकि प्रोटॉन हमेशा नाभिक में पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो ये मान लीजिए हमारा सोडियम है, तो ये इसका ही क्या हो जाएगा, ये इसका न्यूक्लियस हो जाएगा नाभिक। तो यहाँ तो प्रोटॉन पाया जाएगा,
इलेक्ट्रॉन बाहर अपना क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो हमेशा इसी का एक्सचेंज होता है, ना कि प्रोटॉन का। इसीलिए प्रोटॉन 10 ही रह जाएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जब ये क्लोरीन को दे दिया तो इसके पास 10 बचेंगे। इधर बात करें अगर इलेक्ट्रॉन की और इधर बात करें अगर हम प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन यहाँ अभी भी 17 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसका एक चला गया तो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए कितना हो जाएगा, 18। जब कोई इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो उसके ऊपर धन आयन आता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसके ऊपर ऋण आयन आता है। अगर हम बात करें यहाँ पर अब किसी दूसरे एग्जाम्पल की, अच्छा इसमें क्या हो रहा है कि जो इनके आयन्स हैं, ये पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन, इन दोनों के बीच जब भी कोई बंध बनता है तो वो बंध हमारा कहलाता है आयनिक बंध। जिस भी परमाणु में या किसी भी यौगिक में अगर आयनों का ट्रांसफ़र हो रहा है एक साइड से दूसरे साइड, तो वहाँ हमेशा कौन सा बंध बनेगा, आयनिक बंध। अभी ये सारे बंध के प्रकार हम लोग को क्या करने हैं, आगे डिस्कस करने हैं, ठीक। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। अगर हम बात करें हमारे अगले एग्जाम्पल की, जो हमने लिखवाया था क्या, मीथेन। तो मीथेन का सिंबल आप सबको पता ही होगा कि मीथेन हमारा क्या होता है, CH4 होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा कार्बन कितना होता है, 6, हाइड्रोजन कितना होता है, 1। तो कार्बन की बात करें तो इसका 2 और 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1। अब जो ये हमारा कार्बन है, इसके पास अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और हाइड्रोजन कभी भी अपना अष्टक नहीं पूरा करता है। हाइड्रोजन हमेशा अपना क्या पूरा करता है, डुप्लेट। हाइड्रोजन ऑलवेज डुप्लेट पूरा करता है, मतलब जैसे ही और सारे हमारे एलिमेंट्स हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन हमेशा अपना 2 पूरा करता है। तो ये क्या हो जाती है, इसकी सेटिस्फाइड कंडीशन हो जाती है। अब बात करें हम मीथेन की, तो हमारा कार्बन ये है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 4 है, तो 4 हाइड्रोजन इसके किनारे किनारे लगा देंगे। अब ये एक कार्बन, दूसरे कार्बन का, तीसरा, चौथा, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके आगे बाहरी कोश के। बात करें हाइड्रोजन की, तो एक इसके पास है, एक इसके पास है, एक इसके पास है और एक इसके पास है। तो ये कार्बन क्या करेगा कि इन सब के इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्सेप्ट कर लेगा ऐसे। तो 4 इसके पास पहले था, 4 हाइड्रोजन से ले लिया, यानी इसका 8 क्या हो गया, पूरा। अब हाइड्रोजन अपना 2 पूरा करता है हमेशा, तो इसका 2 पूरा करने के लिए अगर हम देखें यहाँ पर, तो एक इस वाले के साथ, दूसरा इस वाले के साथ, तीसरा इस वाले के साथ और चौथा इस वाले के साथ, ऐसे ही पूरा करता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, साझेदारी हो रही है। एक साइडेड से सिर्फ नहीं हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन दे दिया वो ले लिया बस, यहाँ पर क्या हो रहा है, साझेदारी हो रही है। ये दे भी रहा है अपना इलेक्ट्रॉन और उसका अपने को एक्सेप्ट भी कर रहा है। तो इसीलिए कौन सा बॉन्ड बनेगा, साझेदारी वाला बंध बनेगा। और साझेदारी वाला बंध जब भी किसी यौगिक में बनता है तो उसे हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। कौन सा बंध, सहसंयोजी। अगर आपसे पूछा जाए कि NaCl में कैसा बंध बनेगा, तो वहाँ आयनिक बंध बनेगा। CH4 में कैसा बनेगा, तो सहसंयोजी बंध, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, साझेदारी हो रही है। अब हम बढ़ते हैं अपने इसके आगे। ये हमारे हो गए अष्टक नियम, जो पुरानी थ्योरी थी। अब बढ़ते हैं हम अपने नई थ्योरी की तरफ। मॉडर्न थ्योरी क्या है हमारी, वो हमारी ओल्ड थ्योरी थी, और अब हम बात करते हैं मॉडर्न थ्योरी की। तो मॉडर्न थ्योरी को पढ़ने से पहले आप लोग एक चीज़ जान लो कि कभी भी केमिस्ट्री में हम कोई भी एलिमेंट या किसी भी यौगिक की बात करते हैं, या मान लीजिए किसी भी अणु की या परमाणु की बात करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि आपस में जब साझेदारियाँ होती हैं तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, या कभी किसी को बॉन्ड को तोड़ना जब रहता है तो वहाँ भी क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर अपोजिट चार्ज वाले कोई भी परमाणु या अणु हैं हमारे, तो वो ऑलवेज एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं।
और अगर सेम चार्ज वाले परमाणु आपस में एक साथ आएंगे तो वो कभी भी एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, दूर भगा देंगे। मतलब मॉडर्न थियरी में दो चीज़ की बात होती है, तो दो चीज़ों में कौन कौन सा, एक हमारा हो जाएगा आकर्षण और दूसरा हमारा होता है प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। अब एक चीज़ इसमें क्या आती है कि जब भी यहाँ पर आकर्षण की बात होगी, अट्रैक्शन की बात होगी, तो हमेशा यहाँ पर ऊर्जा मुक्त हो जाती है। क्या हो जाती है? ऊर्जा मुक्त हो जाती है। और प्रतिकर्षण की बात करें तो यहाँ पर ऊर्जा मुक्त नहीं होती है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊर्जा बढ़ जाती है। यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होगी यानी निकल जाएगी, यहाँ पर ऊर्जा बढ़ जाती है। अब बात करें ऊर्जा मुक्त होने के बाद क्या होता है कि कोई भी यौगिक होगा वो स्थायी हो जाते हैं, मतलब क्या हो जाते हैं, स्टेबल। और यहाँ पर ऊर्जा बढ़ जाती है यानी ऊर्जा में बढ़ोतरी हो जाती है, तो यहाँ पर कोई भी यौगिक स्थायी नहीं रह पाते हैं, वो कैसे हो जाते हैं, अस्थायी, अनस्टेबल। इसको और भी जान सकते हैं कि जब कभी भी ऊर्जा का ह्रास होता है या ऊर्जा मुक्त होती है तो उस समय कोई भी चीज़ हो, चाहे अपने निजी जीवन में ही ले लें, वो चीज़ें स्टेबल हो जाती हैं। लेकिन जिसके पास ऊर्जा की बढ़ोतरी ज़्यादा रहती है तो वो उछल कूद करता रहता है और कभी भी वो स्थायी नहीं हो पाता है। अब हम अपने मॉडर्न थियरी में यही बात करने वाले थे कि आखिर ये आकर्षण और प्रतिकर्षण किसी भी यौगिक के बीच में होता कैसे है। तो बात करेंगे पहले हम किसकी, आकर्षण के बारे में। अब इसमें अगर एग्जांपल हम ले लें तो एक चीज़ कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ का बंध बनने पर ऊर्जा कम हो जाती है और स्थायित्व आ जाता है। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, इसको इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ पर अगर एग्जांपल की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास दो यौगिक हैं कोई, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस और ये हमारा हो गया दूसरा न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एक बादल के रूप में पाए जाते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। दूसरा यौगिक हमारा ये है, ये इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे वो एक क्लाउड की तरह पाए जाएंगे, ये। और हम मानते हैं कि ये दोनों कुछ ना कुछ दूरी पर क्या किए गए हैं, प्लेस किए गए हैं। हम मानते हैं कि इनके दोनों के बीच दूरी क्या है, r है, और जो इस दूरी की वैल्यू है मान के चलते हैं कितनी है, इनफाइनाइट। यानी कभी भी कोई एलिमेंट अगर प्लेस कहीं पर किया गया है तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, इनफाइनाइट। और हमने अभी आपसे कहा कि जब कोई भी चीज़ें आपस में आकर्षित होती हैं तो वहाँ ऊर्जा क्या होती है, मुक्त हो जाती है। हम मानते हैं कि यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू क्या है, 0 है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम मानते हैं कि ये हमारे पास एक परमाणु A है और ये हमारे पास एक परमाणु क्या है, B है। अब इन दोनों में हमको पता करना है कि कैसे ये एक दूसरे के साथ आकर्षित होंगे और इनमें ऊर्जा का क्या होगा, ह्रास होगा, या कह सकते हैं कि ऊर्जा में क्या आएगी, कमी आएगी। तो हम इसमें आप क्या कह सकते हो कि इसमें हमारी 4 कंडीशंस फॉलो होंगी। कैसे कैसे, देखिए कैसे कैसे। ये क्या हो गया, इसका नाभिक, और बाहर हमारे क्या पाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या हो गया, इसका नाभिक, और बाहर क्या पाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें हमको करना क्या है, दोनों को आकर्षित कराने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक है नाभिक, दूसरा है क्या, इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम देखते हैं कि ए का नाभिक लेते हैं, ए का क्या ले रहे हैं, नाभिक, और बी की हम ले रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स। अब दूसरी कंडीशन, ए का ले रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन्स
और हम बी का ले रहे हैं क्या, नाभिक। तीसरी कंडीशन, ए का इलेक्ट्रॉन और बी का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जगह नहीं है, आगे लिख दे रहे हैं इधर। और चौथी कंडीशन, ये हमारी पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन, और जो हमारी चौथी कंडीशन आएगी, चौथी कंडीशन हमारी क्या आएगी, ए का नाभिक और बी का नाभिक। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, आप लोग को पता है कि जब भी दो अपोजिट आयन वाली या चार्ज वाली चीज़ें एक दूसरे के पास आती हैं तो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और जब दोनों के ऊपर चार्ज एक समान रहता है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। अब यहाँ पर देखिए, नाभिक हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली, तो अगर कंडीशन ए की बात करेंगे हम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। दूसरे में एक इलेक्ट्रॉन है, बी का नाभिक है, यहाँ भी ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। तीसरे की अगर हम बात करें तो ए का इलेक्ट्रॉन है, बी का इलेक्ट्रॉन है, यानी ये भी निगेटिव है ये भी निगेटिव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। चौथा हमारा था ए का नाभिक है, बी का नाभिक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। ये इतनी चीज़ें क्लियर हैं, ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। कभी भी आकर्षण और प्रतिकर्षण की बात करेंगे तो वहाँ पर हम उसके ऊपर का चार्ज ज़रूर देखेंगे कि कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर सेम चार्जेस वाले हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण हो जाएगा, और अगर अलग अलग चार्ज हैं उनके ऊपर तो एक दूसरे में क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे और बात करते हैं इसमें आगे की। अब जो हमने ये एग्ज़ाम्पल लिया था, हम मान लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ रहे हैं धीरे धीरे, मतलब क्या हो रहा है, पास आ रहा है। ये हमारा ए, और हम मानते हैं कि ये हमारा बी था, और ये क्या हो गया, इसके क्लोज आ गया। तो इसमें एक कंडीशन होती है कि परमाणु एक निश्चित सीमा तक ही पास आते हैं, एक निश्चित सीमा तक ही पास आते हैं, क्योंकि इनमें प्रतिकर्षण होने लग जाता है। मतलब एक निश्चित सीमा होगी जबकि ये दोनों पास आएंगे, इतने पास भी ये नहीं आ जाएंगे कि एक दूसरे में समा ही जाएं। एक निश्चित सीमा तक पास आएंगे जहाँ पर इनकी कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। लेकिन अगर उसके बाद ये फिर से पास आने की कोशिश करेंगे तो इनमें आकर्षण की जगह क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रतिकर्षण। तो मतलब इनकी भी वैल्यू फिक्स होती है कि एक समय तक ही ये पास आते हैं और उसके बाद क्या हो जाता है, इनमें प्रतिकर्षण। इस चीज़ को अगर हम देखें ग्राफ से तो इसका जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ग्राफ हमारा कैसा होगा, ग्राफ ऑलवेज कैसे बनाते हैं, ऐसे। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा कौन सा, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम ले लेंगे दूरी परमाणुओं के बीच की, और वाई पर हम ले लेंगे इनकी ऊर्जा, और इनकी हमको स्थिति देखनी है, इसीलिए यहाँ पर कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर अगर हम दूरी की बात करें तो परमाणुओं के बीच की दूरी क्या थी, इनफाइनाइट थी, r = इनफाइनाइट। जब तक ये एक दूसरे से दूर दूर थे तो इनके बीच जब आकर्षण होना स्टार्ट हुआ तो उस समय एनर्जी भी क्या थी, 0 थी। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को जब पास लाते हैं तो पास लाने पर क्या होता है,
आकर्षण होता है, यानी इनके पास अपोजिट चार्ज था तो क्या हो जाएगा आकर्षण। और जैसे जैसे आकर्षण होता है तो आकर्षण होने के साथ साथ जब आकर्षित होते हैं ये एक दूसरे के तो एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। और एनर्जी अगर कम हो रही है तो ग्राफ कहाँ जाएगा हमारा, नीचे से बनेगा। हम मानते हैं ये यहाँ पर इतने दूर थे, यहाँ पर थोड़े और पास आए और यहाँ पर आकर के एक दूसरे के बहुत पास आ गए। ये इतना ग्राफ ही यहाँ पर बनता है। और यहाँ तक जब ग्राफ बना तो इस पोजीशन तक क्या हुआ है, आकर्षण। और मैंने अभी कहा आपसे कि एक निश्चित सीमा होती है जब ये आकर्षित होते हैं और अगर इनको और पास लाने की कोशिश करेंगे तो इनमें प्रतिकर्षण हो जाता है। और जब प्रतिकर्षण हो जाता है तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये फिर से क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो अगर बात करें हम इस पॉइंट की जहाँ पर ये पास आए हैं तो यही हमारा क्या मिल जाएगा, पॉइंट। और जो पॉइंट हमारा मिलता है यही इसकी दूरी कही जाएगी। ठीक, ये इतना ही ग्राफ सिर्फ था इसमें, बाकी कुछ नहीं था। अगर इस कंडीशन में हम बात करें तो आकर्षण का मान प्रतिकर्षण से ज़्यादा होगा। आकर्षण का मान प्रतिकर्षण से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब आइए इसमें एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ इसमें नोट डाउन और कर लीजिएगा, इन दोनों के बीच में ये जो हमारा आर दिया गया है और ई दिया गया है। आर हमारी है बंध की लंबाई, बंध की लंबाई, और ई हमारा होता है बंध ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी जिसे बोलते हैं। ठीक, तो ये इतनी चीज़ें हमारी क्या होंगी, आ जाएंगी इसमें। अब आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बंध के प्रकार की। तो इसका जो मेन टॉपिक है हमारा वो क्या है, इसमें बंध के प्रकार। जितने भी प्रकार के बंध बनते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में हमको डिस्कस करना है। और इस पूरे चैप्टर में ही एक चीज़ है, अब इस चैप्टर में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है क्लास 12th में भी। तो हमारी अगली हेडिंग होगी बंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, बंध के प्रकार। क्या बोलते हैं इसको, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो जब हम बंध के प्रकार की बात करते हैं तो बंध हमारे दो तरह से बनते हैं। कैसे, एक तो बनता है कि परमाणुओं के मध्य, और दूसरा हमारा बनता है अणुओं के मध्य। एक बनता है परमाणुओं के मध्य और एक बनता है हमारा कौन सा, अणुओं के मध्य। जब दो परमाणु आपस में संयोज होते हैं या संयोजित होते हैं तभी उनसे अणु का निर्माण होता है। तो परमाणु हमारी क्या हो जाती है, सबसे छोटी यूनिट होती है, मतलब ये डिवाइडेबल नहीं होते हैं या डिविजिबल नहीं होते हैं। तो अगर परमाणु के बीच की बात करें और अणुओं के बीच की बात करें तो इधर बॉन्ड दूसरे होते हैं और इधर बॉन्ड दूसरे होते हैं। ठीक, इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो परमाणुओं के बीच बंध बनता है वो बंध बहुत ही स्ट्रांग होता है, यानी कैसा होगा, प्रबल। और जो अणुओं के मध्य बंध बनता है ये कैसा होता है, दुर्बल। तो ये दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है इसमें। ये मजबूत या स्ट्रांग फोर्स होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। मतलब ये हमारा स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा, वो हमारा क्या बनेगा, वीक बॉन्ड बनेगा। और अगर बात करें हम इसके टाइप की तो हमारा टाइप क्या क्या हो जाएगा, इधर हम पढ़ेंगे अपने 4 टाइप के बॉन्ड। पहला हमारा होगा आयनिक बंध, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। दूसरा हमारा होगा धात्विक बंध, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेटैलिक बॉन्ड।
तीसरा बंध जो हमारा बनेगा सहसंयोजी बंध, और लास्ट हमारा बनेगा उपसहसंयोजी बंध। इसमें अगर बात करें हम तो 4 बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, धात्विक, और उसके बाद हमारे कौन से सहसंयोजी बंध हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा उपसहसंयोजिक बंध। इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट बंध हैं ये सारे के सारे। इसकी चर्चा हमको सबसे ज़्यादा कहाँ करनी है, क्लास 12th में। और बात करें हम अगर अणुओं के मध्य बल की, तो अणुओं के मध्य बल 2 टाइप के होते हैं। एक हमारा हो जाएगा वान डर वाल, और दूसरा हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन। तो ये इतने बंध हमारे क्या होते हैं, आते हैं। ठीक, परमाणुओं के बीच 4 बंध, आयनिक बंध, धात्विक बंध, सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध। अणुओं के बीच में वान डर वाल और हाइड्रोजन बंध हमारे होते हैं। अब इसमें हम जब चर्चा करेंगे तो एक एक बॉन्ड के बारे में चर्चा करते चलेंगे। कल हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड में परमाणुओं के, और परमाणुओं में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कौन सा, आयनिक बॉन्ड। ठीक, तो एक एक करके स्टेप करके अच्छे से इसको पढ़ते चलेंगे, और उसके बाद फिर आएंगे अणुओं के मध्य में, जिसमें वान डर वाल हमको पढ़ना है, और कौन सा है, हाइड्रोजन बंध। तो आई होप कि आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। ये हमारे चैप्टर 4 का क्लास 11 केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन जैसा ही था, इसीलिए बहुत ही आसानी से, बहुत ही धीरे धीरे इस चीज़ को डिस्कस किया गया है। बाकी कल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आयनिक बंध के बारे में। इधर के पहले 4 डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर इधर के 2 डिस्कस करेंगे, और हमारा चैप्टर क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, और ये चैप्टर ऑलवेज़ काम करेगा क्लास 12th में भी हमारा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 11th में इसको स्टडी कर लेंगे तो 12th में काम नहीं आएगा। इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है क्लास 12th में। तो अगर 11th का समझ में नहीं आया रहेगा तो क्लास 12th में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी के साथ इस लेक्चर को अपने हम यहीं तक रखेंगे। बात करेंगे अपने अगले वीडियो में इसके आगे की। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।